Today we will start with class 12th first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. ठीक है, अब इंडिया की इकोनॉमी क्या थी जब इंडिपेंडेंस तक? तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसा था? ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा था. ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था कि टिलर्स थे, टिलर्स ज़मींदार को देते थे, ज़मींदार क्या करते थे, गवर्नमेंट को पैसा देते थे. अब ये जो टिलर्स थे अब गवर्नमेंट को तो कैसे पैसा चाहिए, तो वो तो ज़मींदार्स को बोलेंगे कि मेरे को पैसा चाहिए. ज़मींदार्स क्या करेंगे, टिलर्स को. अब टिलर्स क्या रहते थे, लैंडलेस लेबर्स. ये इनको पैसा देते थे, ये गवर्नमेंट को जैसे ये इन्हें 100 दिए तो गवर्नमेंट को इन्हें 50 पे कर 50 इन्हें मिल गया. कभी कभी ज़मींदार क्या करते थे कि टिलर्स को पैसा ही नहीं देते थे, काम करवा लिया फिर पैसे नहीं दिया. अब टिलर्स क्या कर सकते हैं, टिलर्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो गरीब हैं. अब वो क्या कर सकते हैं ज़मींदार्स का, तो ये ओनर्स थे और इन्हें सारी लग्जरियस लाइफ मिलती थी. ठीक है, इनका तो फिक्स रहता था गवर्नमेंट का कि मेरे को अगर 100 में से मेरे को 50 चाहिए तो चाहिए. अब तुम उसको कैसे भी लाओ. तो ज़मींदार क्या करते थे, ज़मींदार टिलर्स को फोर्स करते थे. ठीक है. बी, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. अब एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसा था, तो हैवी एक्सपोर्ट्स ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गए थे. ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑन ब्रिटिश गुड्स. ब्रिटिश का जो सामान था उस पर फ्री थे, पर जो वही हैंडीक्राफ्ट पे थे उस पर ज़्यादा थे पैसे. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल. अब इंटरनेशनल ट्रेड का कैसा था, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी. टैरिफ पॉलिसी क्या होता है, एक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे किसी भी कंट्री का. तो इस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री में कर दिया जाता था. कौन करवाते थे, ब्रिटिश. ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. फ्री एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल्स का. इम्पोर्ट्स का भी फ्री होता था, जैसे फिनिश्ड गुड अगर लेके जाना है लेके आना है तो. अब फीचर्स क्या क्या थे इंडियन इकोनॉमी के. स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, पॉवर्टी लो. जैसे पॉवर्टी एकदम कम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम लो. मतलब ऐसा कि जिसमें ना ग्रोथ हो रहा है और ना ही मतलब रुका जा रहा है, ग्रोथ हो ही ना या फिर कम हो. ठीक है. बैकवर्ड तो थे ही. लो पर कैपिटा इनकम. एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एकदम लो प्रोडक्टिविटी थी. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, कोई कैपिटल गुड्स नहीं थे, कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कोई बेसिक कुछ नहीं था, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते कुछ. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा था नहीं, स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं थे, रोड्स नहीं थे अच्छे. हैवी डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स. हम लोग सिर्फ डिपेंड करते थे इम्पोर्ट्स पे, जो कि सारे गुड्स कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे. एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन बहुत लो थी, और लो थी तो क्या, प्रोडक्टिविटी भी एकदम लो था. लो क्यों था, क्योंकि पहले मान लीजिए कि अब के टाइम पे अगर सीड्स में कीड़े लग जाते तो दवाई थी, पहले के टाइम पे तो दवाई नहीं थी ना. जैसे हो रहा है बस वैसे ही. और प्रोडक्शन कम हुआ तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी. हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या, जैसे रेनफॉल वगैरह, मतलब पता नहीं था कब हो कैसे हो, नहीं होता था कभी कभी, तो प्रोडक्शन तो होगा नहीं. डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसे कि जो फार्मर्स थे वो सिर्फ अपने लिए फूड ग्रो करते थे, सेलिंग के लिए नहीं. कभी कभी तो ऐसा होता था कि अपने लिए भी नहीं हो पाता था क्योंकि अच्छे प्रोडक्शन हुआ नहीं. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग. स्मॉल, जैसे अब के टाइम पे है ना कि सबकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, उस टाइम तो बहुत सारे लोग थे तो सारे के पास थोड़ा थोड़ा था. थोड़े थोड़े में भी आधे आधे होते थे उसके, बिखरे. किसी के यहाँ पे हैं, किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ, और ये भी कितना थोड़ा इतना ऐसे दूर पे थे. लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश. लैंड रेवेन्यू सबको पता ही है कैसा था, ज़मींदार का था. ब्रिटिश को तो ज़मींदार से लेना है, ज़मींदार किससे लेंगे, टिलर से वो फोर्स करके लेते थे. गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था,
डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स का एकदम मतलब ख़त्म ही होने वाला था। ख़त्म क्यों होने वाला था? क्योंकि अगर आप बताओ कि मशीन का गुड ज़्यादा अच्छा लोगे, मशीन का गुड आप लोगे कि हैंडीक्राफ्ट लोगे। अगर एक यहाँ पे ड्रेस रखी हुई है मशीन से बनी हुई, ठीक है, ये एकदम मतलब बहुत अच्छे से है, और इधर जो ड्रेस रखी है इसमें थोड़े बहुत धागे उभरे हुए हैं, कुछ अच्छे से सिलाई नहीं किया हो, तो आप तो ये मशीन वाला लोगे ना, हैंडीक्राफ्ट तो आप फिर भी छोड़ दोगे। तो ऐसे ही ब्रिटिश क्या करते थे, मशीन वाला गुड्स लेके आते थे और हमारा हैंडीक्राफ्ट कोई लेता नहीं था। और हैंडीक्राफ्ट में मान लो 100 रुपये लगे हैं, तो ब्रिटिश के गुड्स में कितना 50 लगे हैं, तो आप इसको बेचोगे, मान लो अगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो 120 में। ये तो वही चीज़ सेम चीज़ 80 में भी बेच सकते हैं ना। तो आप तो कम पैसे में अच्छा लेना चाहोगे ना। मान लो आप 120 लगाए तो आप सोचोगे इससे अच्छा मिले, पर इसमें धागे सही नहीं है, अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप तो 80 लोगे। तो इसीलिए डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी का डिस्क्रिमिनेट करना, वही जो अभी हमने पढ़ा। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, वही मैंने बताया कंपटीशन होता था, ये मशीन का है और ये हैंडीक्राफ्ट है, तो आप तो यही लोगे क्योंकि मशीन वाला ज़्यादा अच्छा है। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, अब बताओ कि आप बस ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन करते थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में, अब ये आ गया ऐसे ऐसे करके, ठीक, कुछ अलग डिज़ाइन का आ गया, तो आप क्या चाहोगे कि मैं नया डिज़ाइन कुछ ट्राई करूं। हैंडीक्राफ्ट वाले तो पहले से ही सेम डिज़ाइन करते थे, तो न्यू पैटर्न का डिमांड होने लगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, फिर रेलवेज़ का डिमांड हुआ, फिर रेलवेज़ आया। बिग ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्रिटिश ने अपने लिए क्या क्या करा, कम्युनिकेशन, पावर, रेलवे, स्पोर्ट्स, ये सब किसके लिए करना, अपने लिए उन्होंने करा। क्यों? क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशन चाहिए यहाँ से ब्रिटेन तक, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मान लो कि यहाँ पे सामान घटा है, ठीक, तो वो यहाँ से वहाँ फ़ोन करके बताएंगे ना कि मेरा सामान ये कम पड़ रहा है, तो वो आएगा। रेलवेज़ अच्छा करा उन्होंने, पोर्ट्स अच्छा करा, किस चीज़ के लिए, अपने सामान को वहाँ से यहाँ मंगाने के लिए और यहाँ का रॉ मटेरियल्स वहाँ ले जाने के लिए। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, अब फॉरेन ट्रेड कैसा था, नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी गुड, एक्सपोर्टर्स ऑफ फिनिश्ड गुड, ये तो हमें पता ही है। मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, अब ब्रिटिश का एकदम मोनोपोली कंट्रोल हो गया था, मतलब एकदम कंट्रोल रख लिए थे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, पर किस चीज़ के लिए, सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए कि उनका बेनिफिट हो। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, ठीक है। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हम एक कंट्री को जज कर सकें कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है। हाई बर्थ एंड डेथ रेट, हाई बर्थ था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। हाई बर्थ क्योंकि उस समय सबको पता नहीं था कि मतलब कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन रोकना है। डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। डेथ रेट मतलब मेन रीज़न क्या, मतलब रीज़न्स होते हैं जैसे अच्छा खाने को नहीं मिला, अगर कुछ बीमारी हुई तो अच्छा हॉस्पिटल्स नहीं थे तब, तो ये डेथ रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई, जो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बिलो वन ईयर के जो बच्चे मर जाते थे उसे कहते थे। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, जैसे पहले के लोग मान लीजिए 35 साल जीते थे, तो अब तो 68-70 तक चला ही गया है। तो यही हुआ, पहले के लोग बहुत कम जीते थे। लो लिटरेसी रेट बहुत कम थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, कुछ मतलब अच्छा पढ़ने लायक नहीं था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब मेन है। एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सोर्स था, मतलब मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे क्योंकि पहले तो एग्रीकल्चर ही सब कुछ था। इंडस्ट्री, देन अनबैलेंस्ड ग्रोथ कैसा, एकदम अनबैलेंस्ड, कि बैकवर्डनेस तो एक तो थी हमारे यहाँ, फिर इनइक्वालिटीज़ थी, फिर ग्रोथ में, इनकम में, हर एक चीज़ में इनइक्वालिटीज़। जैसे ज़मींदार थे तो उनके पास ज़्यादा पैसे होते थे, टिलर्स से काम करा लेंगे पर उन्हें पैसे नहीं देंगे, तो टिलर्स क्या गरीब होते जाते थे, ज़मींदार और ऊँचे होते जाते थे, तो इसी के बीच इनइक्वालिटीज़ होती थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया कैसा था। रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा था नहीं, पर ब्रिटिश ने क्या किया, रेलवेज़ अच्छा बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि फिनिश्ड गुड ब्रिटेन से इंडिया लाने के लिए। ये किसके लिए, इन्होंने अपने लिए करा,
पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पोर्ट्स बनवाए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स टू पोर्ट्स। अब मान लीजिए कि आपको सामान लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए ये जो बीच वाला रास्ता है इसको भी तो देखोगे ना, तो इस रोड्स तब अच्छे नहीं थे, तो ब्रिटिश ने क्या करा, रोड्स बनाए, कम्युनिकेशन बनवाया कि यहाँ से ब्रिटेन तक हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। सम पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ब्रिटिश ने इतने सारे काम करे, हाँ कुछ गलत भी करे उन्होंने, पर जो अच्छे अच्छे वो क्या क्या है। प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लार्जली इन टर्म्स ऑफ रेलवेज़। उन्होंने सबसे पहले क्या काम करा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ सबसे अच्छे में क्या, लार्जली मतलब किस पे ज़्यादा ध्यान दिया, रेलवेज़ पे। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स का डेवलपमेंट करा। प्रोविज़न ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, कम्युनिकेशन का करा। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। एवेल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम ये सब अच्छा करा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश का मतलब जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वो किस चीज़ में है, तो आप रेलवेज़ लिखेंगे। ठीक है, रेलवेज़ है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।